ये और तीसरा ये 3 स्पीसीज है ना सर। अब ध्यान दो, इन सब में कार्बोकैटायन है, तो कार्बोकैटायन कौन सा स्टेबल होगा? जिस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा होगा, जिसका पॉजिटिव चार्ज घट रहा होगा। बोलो, घट रहा होगा। अब ये Cl तो माइनस आई इफेक्ट दिखाते हुए इलेक्ट्रॉन्स को इधर खींचेगा, तो इसके प्लस चार्ज को और बढ़ा देगा, और ये तो बिल्कुल निकल बराबर में ही है, बहुत ही ज़्यादा चार्ज खींच लेगा, बहुत ही ज़्यादा। और CH3 या कहो एल्काइल ग्रुप क्या दिखाता है? प्लस आई इफेक्ट, तो इसके प्लस चार्ज इंटेंसिटी को कम कर रहा होगा। तो ये वाला आया या नहीं आया? डन। और कोई सर जल्दी से? कोई नहीं, आगे बढ़े। तो कल हम ये हेलोजिनेशन कर रहे थे, और हेलोजिनेशन में बात हुई थी कि लाइट की, यूवी की हीट की प्रेजेंस में कुछ होता, और ये बात हुई थी कि इसका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता, यानी रिएक्शन के दौरान क्या होते हैं? फ्री रेडिकल्स बनते हैं। तो देखिए कैसे, मैकेनिज्म क्या है इसका। तो मैकेनिज्म में जो स्टेप्स होते हैं, पहला स्टेप है इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएशन स्टेप से क्या मतलब? ये स्टार्ट करना। स्टार्ट कैसे होगा, शुरुआत कैसे होगी, है कि नहीं? तो अब शुरुआत कैसे होती है कि Cl2 ये रिएक्टेंट को जब हीट या लाइट मिलती है, क्या मिलती है? हीट या लाइट। तो ये डॉट और ये डॉट में से एक Cl पर और एक दूसरे Cl पर क्या बन गए? दो Cl डॉट। इसको थोड़ा खुला रहने दो। हाँ, नहीं तो सिग्नल नहीं आएंगे। थोड़ा सा खुला रहने दो। अब दो Cl डॉट बने, फ्री रेडिकल बन गया। फिर है प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन मतलब रिएक्शन का चलना। तो Cl डॉट साहब बातचीत करेंगे जाके मीथेन से। तो मीथेन में ये है, तो Cl डॉट इसमें से किसको बुलवाने की इच्छा रखेगा? किसी डॉट को, जिससे इसकी वैलेंसी पूरी हो जाए। तो इसे देखकर ये भी होमोलिटिकली टूट गया। तो यहाँ से क्या बना? H डॉट और CH3 डॉट। तो H डॉट को ने Cl डॉट पकड़ के क्या बना लिया? HCl। और ये क्या बन गया? CH3 डॉट। अब ये CH3 डॉट क्या करे? ये परेशान हो गया बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ कार्बन। ये जाके एक नए Cl2 के पास धावा बोलता, कहता है अब जल्दी से होमोलिटिकली टूट जाओ। एक जो Cl डॉट आया वो इसके पास क्या बना? CH3Cl प्लस Cl डॉट।
हाँ या नहीं? अब जो ये Cl डॉट है ये क्या करेगा, ये Cl डॉट एक नए मीथेन के पास, वहाँ से फिर से CH3 डॉट बनेगा और HCl, वो CH3 डॉट किसके पास, एक नए, इस तरह से रिएक्शन प्रोपोगेट करती रहेगी। फिर नेक्स्ट स्टेप विल बी टर्मिनेशन, यानी अब रिएक्शन ख़त्म होने के सीन बना रही है। ख़त्म होने का सीन कैसे होगा, जो Cl डॉट बनते हैं उन्हें क्या चाहिए होता है, मीथेन। अगर आपके रिएक्शन मिक्सचर में रिएक्टेंट मीथेन ख़त्म होना शुरू हो गया, अगर मीथेन ख़त्म होना शुरू हो गया तो Cl डॉट को H डॉट तो मिलेंगे नहीं मीथेन से। या उल्टा सोचो, CH3 डॉट किसकी तलाश में रहते हैं, Cl2 को, और Cl2 वहाँ ख़त्म होने शुरू हो गए तो CH3 डॉट को Cl2 तो मिल नहीं रहे, Cl2 नहीं मिल रहे तो उसे Cl डॉट नहीं मिलेगा। प्रॉब्लम समझ आ गई या नहीं? तो ये Cl डॉट किसी मीथेन की तलाश में था, इसे कोई मीथेन मिला नहीं बल्कि इसे एक दूसरा Cl डॉट ही मिल गया, दोनों गले मिलकर वापस Cl2 बन गए। या ये Cl डॉट किसी CH4 की तलाश में था और ये CH3 डॉट किसी Cl2 की तलाश में था। अब CH3 डॉट को Cl2 तो मिला नहीं लेकिन सीधा Cl डॉट मिल गया, तो CH3 इससे गले मिलके और कोई CH3 डॉट जो Cl2 की तलाश में था उसे Cl2 तो मिला नहीं, एक दूसरा CH3 डॉट मिल गया। बात समझने की कोशिश ये करो, प्रोपोगेशन स्टेप में एक तो फ्री रेडिकल होता था, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता था। रिएक्शन के बाद एक नया फ्री रेडिकल जनरेट हो जाता था और एक न्यूट्रल। लेकिन टर्मिनेशन में क्या हुआ, दो फ्री रेडिकल मिलके एक दूसरे को मार दे रहे, तो रिएक्शन ख़त्म होती चली जाएगी या नहीं? क्योंकि कोई नया परेशान आदमी तो जनरेट नहीं हो रहा। परेशान आदमी को जनरेट होगा तभी तो वो जाके किसी दूसरे को परेशान करेगा। ये जो Cl डॉट बना था दुखी था, हैं जी? दोबारा बोलो सर, क्या कह रहे हो? हाँ, तो टर्मिनेशन प्रोपोगेशन के बाद ही आएगा ना, टर्मिनेशन प्रोपोगेशन के बाद ही आएगा ना। Cl डॉट दुखी दुखी सी चीज़ बन गई। अब Cl डॉट ने जाके टक्कर मारी शांत बैठे हुए मीथेन से कि मैं दुखी हूँ, तू सुखी कैसे। तो Cl डॉट को तो कोई डॉट ही चाहिए ना, तो इसने इसमें से क्या जनरेट करा लिया, H डॉट। तो H डॉट और Cl डॉट गले मिलकर HCl बन गए और ये दुखी सा कौन रह गया, CH3 डॉट। अब CH3 डॉट क्या करे, वो वहाँ एक नए ताजे Cl2 के पास जाए कि मैं दुखी हूँ, तू सुखी कैसे, मैं दुखी हूँ, तू सुखी कैसे। तो वो फिर से इसको होमोलिटिकली तोड़ दे, इसको Cl2 को एक, तो यहाँ से Cl डॉट पकड़ के CH3Cl और ये कौन जनरेट हो जाएगा, Cl डॉट। अब ये Cl डॉट क्या करेगा, वापस आ जाओ, ये वाला Cl डॉट मान लो ये है, वो कोई नए मीथेन को धावा बोलेगा, फिर CH3 डॉट बनेगा, वो CH3 डॉट करेगा, वो एक नए Cl2 को धावा बोलेगा, तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। कभी तो ये सीन आएगा कि CH3 डॉट को, यानी CH3 डॉट को Cl डॉट नहीं नज़र आ रहे, Cl2 नहीं मिल रहा, क्यों, Cl2 ख़त्म हो गया। या इस Cl डॉट को यानी Cl डॉट को मीथेन मिलने बंद हो गए, क्यों, क्योंकि मीथेन ख़त्म हो गया। तो Cl डॉट किसकी तलाश में रहता है, इन दो स्टेप्स को देख के बताओ, Cl डॉट किसकी तलाश में रहता है, ऊपर देख के बताओ। CH4 की, लेकिन CH4 वहाँ मिल नहीं रहा, खत्म हो गया। तो एक से टाइम पे एक ही Cl डॉट होगा या हजारों लाखों Cl डॉट होंगे। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता दो Cl डॉट आपस में मिलकर न्यूट्रलाइज वर्ड तो नहीं लगाना चाहिए, Cl2 मॉलिक्यूल बना लें। या Cl डॉट को कौन टकरा जाए, एक CH3 डॉट किसकी तलाश में रहता है, Cl2 की, लेकिन CH3 डॉट को Cl2 नहीं मिल रहे, तो ये दोनों मिलके शांत हो गए और ऐसे CH3 मिलके शांत हो गए। तो अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, IIT में JEE एडवांस में उन्होंने पूछ लिया, ये JEE एडवांस में पूछ लिया ये कैसे,
क्योंकि सब बुक्स में मीथेन के क्लोरीनेशन की रिएक्शन तो ये छपी है बस। अब उसने पूछ लिया क्या क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन में इथेन भी बनता है, तो हमें तो कहीं इथेन नजर नहीं आ रहा किसी को भी। लेकिन जिसने मैकेनिज्म पढ़ा देखा क्या टर्मिनेशन स्टेप के दौरान थोड़ा बहुत बन जाता है, तो इसलिए आंसर था कि हाँ इथेन भी बनता। हो गया। अब बताओ टर्मिनेशन वाले सर, टर्मिनेशन समझ आ गया नहीं आ गया? बढ़े। अब कल बात हुई थी कि हम आयोडीन से रिएक्शन नहीं कराते क्योंकि रिएक्शन बहुत ही स्लो और रिवर्सिबल है। तो कह रहा कि अगर कोई कराई दे तो CH4 प्लस I2 क्या होता है, CH3I प्लस HI बनता है। लेकिन ये दोनों आपस में रिएक्ट करके वापस CH4I2 भी बनने लगते हैं, तो ऐसे केस में रिएक्शन स्लो होती है ना, रिवर्सिबल रिएक्शंस। क्योंकि जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उसमें से कुछ प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में चेंज हुआ जा रहा है, तो रिएक्शन स्लो फील होगी। तो इस रिएक्शन को कराने के लिए यहाँ पर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रख देते हैं। कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे HNO3 या HiO3, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, जो ये साइड प्रोडक्ट HI बन रहा है ना, इसे ऑक्सीडाइज करते हैं। और ऑक्सीडाइज करके देखो क्या बनाते हैं। बैलेंसिंग पे ध्यान नहीं दे रहा मैं, बैलेंसिंग करनी है तो यहाँ 2 लग जाएगा। तो अब याद करो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, अगर आप किसी प्रोडक्ट को हटाते रहो तो इक्विलिब्रियम और आगे की तरफ जाता है। आप इसे हटाते जा रहे हो, ये और शिफ्ट आगे और शिफ्ट आगे और शिफ्ट आगे। तो ऑक्सीडाइजिंग रखने का फ़ायदा समझ गए क्या हुआ, कि जो साइड प्रोडक्ट HI होगा वो वहाँ से ऑक्सीडाइज होता रहेगा और इक्विलिब्रियम आगे शिफ्ट होता रहेगा, आपके आयोडोमीथेन की यील्ड बढ़ती चली जाएगी। बोलिए आ गया कि नहीं? हाँ, एक तरह से कैटलिस्ट भी हो गया। ठीक है। कंबशन ऑफ एल्केन्स खूब बढ़ा, बचपन से बार बार बढ़ा। अगर मैं जनरलाइज करूं CXCN H2N+2 होता है एल्केन, और कंबशन अगर कंप्लीट करा रहे हो तो O2 गैस के साथ ही होता है, और प्रोडक्ट हमेशा और H2O लिक्विड। याद आया कंबशन रिएक्शन की जब डेफिनेशन बनाई थी एंथैल्पी ऑफ कंबशन की, सॉरी क्या कहा था, एज स्टैंडर्ड H2O लिक्विड स्टेट में लेते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में बताया था ना सर, स्पेशली नोट कराई थी बात कि किसी कंबशन रिएक्शन में अगर वाटर बन रहा है तो उसकी स्टैंडर्ड स्टेट लिक्विड बनता है। तो इधर ये N है, बैलेंस करने के लिए फंडा क्या था इसको, कि सबसे पहले कार्बन बैलेंस करना, N लगाना पड़ेगा, फिर हाइड्रोजन बैलेंस करना, तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या लगाना पड़ेगा आपको, तो देखो 2N+2 हो जाएगा या नहीं मल्टीप्लाई करने से नाइट हाइड्रोजन, और आखिर में ऑक्सीजन। तो इधर कितने ऑक्सीजन है, N, 2N तो एक है, और N+1 एक है, हो गए 3N+1। टू से 2 कट जाएगा, 3N+1 ही हो जाएंगे इधर भी। बोलो हाँ या नहीं। और इनकम्प्लीट कंबशन हो तो क्या होता है, अनबर्न्ड कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनती है, याद है। अनबर्न्ड कार्बन भी बन सकती है, जैसे वो सुना था या देखा था कभी कि कोई कैरोसिन लैंप वगैरह जलाओ तो उस चिमनी के ऊपर कुछ काली काली लेयर बन जाती है।
क्या कहते हैं उस काली काली लेयर को? या सिंपल आप किसी चीज़ का दीपक भी जला रहे हैं, घी का, तेल का, उसके ऊपर उल्टा चम्मच कर दो, उसके ऊपर ब्लैक लेयर बन जाती है नहीं? तो व्हाट इज़ दैट? अनबर्न्ड कार्बन। उस अनबर्न्ड कार्बन को क्या SOOT सूट भी कहते हैं? क्या उसी को लैम्प ब्लैक भी कह सकते हैं? तो ये जो सूट है, ये जो लैम्प ब्लैक है, ये जो अनबर्न्ड कार्बन है, किस काम आती है? समझ गए क्या? इमेजिन करो टायर को पकड़ के उसकी रबड़ को खींच रहे हैं ऐसे, तो उसके अंदर पोर्स, सरफेस पे पोर्स जनरेट हो जाएंगे कुछ। उसके अंदर क्या भर देते हैं? कार्बन, जिससे उसकी लाइफ बढ़ जाती है, थोड़ी टफनेस आ जाएगी ना उसमें। इंक, ब्लैक इंक बनाने के लिए, ब्लैक पेंट बनाने के लिए शायद यूज़ कर लेते हो, बोलो। और अगर आपने एक्वागार्ड के अंदर वो डालते हैं, वो फिल्टर कैंडल्स कहते हैं शायद उन्हें, क्या कहते हैं, एक्वागार्ड में डाल के जाते हैं ना। अगर एक्वागार्ड मेंटेन करते हो तो 2 रॉड्स ही डाल के जाते हैं ना सर्विस होने पे। तो उनमें से एक रॉड लेके देखना, 2 में से एक रॉड होती है, उसको फाड़ना, तो अंदर कार्बन पाउडर भरा हुआ है। तो कार्बन पाउडर जो अंदर भरा हो, किसका काम कर रहा है? फिल्टर का। भाई आपने ऐसे तो सुना है ना कि कपड़े से पानी छान रहे हैं, या नहीं? तो क्या फंडा है कपड़े से पानी छानने का कि जो पार्टिकल्स इनसॉल्युबल होंगे वो कपड़े की निटिंग में फंस जाएंगे और नीचे बाकी पानी निकल जाएगा। अब कितना ही नैरो होल्स वाला कपड़ा ले लो, उतनी बढ़िया फिल्ट्रेशन नहीं होगी। लेकिन इमेजिन करके देखो, एक पाइप के अंदर खूब बढ़िया सा पाउडर्ड कार्बन हमने ठूस ठूस के सॉलिड करके पैक कर दिया, बिल्कुल ठूस ठूस के, और इसमें यहाँ एक अंदर ओपनिंग है और नीचे साइडों में ओपनिंग है, ऊपर कपड़ा चढ़ाया जाली वाला। तो जब इसके अंदर से पानी प्रेशर के साथ आएगा और वो पानी फोर्स होगा बाहर आने के लिए, तो वो जो कार्बन पाउडर है वो जाली का काम करेगा इससे भी बढ़िया, क्योंकि पानी में कार्बन तो घुलता नहीं है। इमेजिन कर गया, फाइन पाउडर के अंदर से जब पानी निकल के आएगा तो बहुत बारीक बारीक इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज भी उसी में फंसी रह जाएंगी। लॉजिक समझ गए? तो कंबशन रिएक्शन हो गई। कंबशन रिएक्शन के ऑक्सीडेशन का ही केस है। बता दो सर, कुछ तो इज्जत रख लिया करो अपनी 7th 8th क्लास की पढ़ाई की भी। ऑक्सीडेशन नहीं है ये, तो वो तो ऑक्सीडेशन है ही है। ये एक किस्सा और सुना रहा है ऑक्सीडेशन का। अब एक बहुत ही बढ़िया सी बात बोल रहा हूँ, 11th में तो थोड़े काम आएगी, 12th में तो बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। क्या ये कोई एल्केन? इसको किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने कभी एक नेसेंट ऑक्सीजन दे दिया, इन तीनों H के मुंह में पानी आ गया, मैं खाऊंगा इस O को, मैं खाऊंगा, लेकिन O तो एक ही है, आएगा तो किसी एक के ही हाथ। तो किसी को दे दो, हमारी तो किसी से दोस्ती है नहीं, किसी को दे दो, हमारे लिए तो एक ही बात है, क्योंकि यहाँ ना आगे लाओगे तो भी ये अल्कोहल ही है। देखो अब इन दोनों H के मन में रह गया है ख्वाब कि भाई हमें वो नहीं मिला। फिर कभी ज़िंदगी में मौका मिला, एक O आया, तो अब दोनों फिर से लूटने के लिए भागेंगे। आज तो एक ही क्या आएगा, आ गया किसी एक के, अब किसी का भी कर दो, हमारे लिए तो एक ही बात है। तो ये कंपाउंड अनस्टेबल है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो कहते हैं एक कार्बन पर एक से ज़्यादा OH नहीं रह सकते। रिपल्शन कुछ होते होंगे, क्या है मुझे नहीं पता, आज तक लिखा हुआ बस सब जगह। तो ये अपने आप इसमें से क्या निकल जाता है, क्योंकि वो अनस्टेबल है। और क्या बन गया ये,
इस एच के मन में आज भी सपना है क्या कि मेरे दो साथी और होते थे, बिल्कुल मेरे ही जैसे थे, लेकिन उनकी तो लॉटरी लग गई, उन्हें तो वो मिला गया, मुझे तो मिला नहीं, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। कह रहा होगा या नहीं? आज इसकी भी लॉटरी लगी गई आखिर। क्या बन गया? अरे कौन है ये, इसको पहचानते नहीं। कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर एक बार को इसमें ये आर होता, आर, तो ये भी आर होता, फिर ये कीटोन बन जाता क्या, और गाड़ी कीटोन पे रुक जाती, क्योंकि फिर तो एच बचा नहीं जो वो खाएगा। अब मेरी इंग्लिश सुनना, मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, एल्केन के ऑक्सीडेशन से अल्कोहल, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड या कीटोन, और अगर एल्डिहाइड बन गया तो एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से तो लास्ट टाइम इंग्लिश में बोलूँगा, अल्कोहल्स आर फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ एल्केन्स, फर्स्ट। एल्डिहाइड्स आर second oxidation products of alkanes. Carboxylic acids are third oxidation product of alkanes. दोबारा, aldehydes are second oxidation products of alkanes. Aldehydes are first oxidation product of alcohols. Second oxidation product of alkane, first oxidation product of alcohol. Carboxylic acids are first oxidation product of aldehyde, second oxidation product of alcohol, third oxidation product of alkane. 20% 30% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्लास 12th की लाइन जो पढ़ रहे हो आप, जो आज आया क्या? ऑक्सीडेशन का उल्टा क्या होता है? साहब कौन है? इन्हें कभी हाइड्रोजन मिले, हाइड्रोजन का मिलना रिडक्शन या नहीं? हाइड्रोजन का मिलना रिडक्शन, क्या ऑक्सीडेशन का उल्टा होता रिडक्शन? अभी अभी एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड मिला, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से वापस मिलना तो चाहिए, इसका फर्ज तो बनता है। तो पाई बॉन्ड टूट गया, एक एच इधर और एक एच इधर आ गया, क्या बन जाएगा? इस सी पर एक एच और दो एच हो जाएंगे, या नहीं है इस तरह से, इस बॉन्ड के टूटने से। ये तो अपने आप में क्या निकल गया, क्या बन गया? बात में दम है। एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड मिला, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से वापस एल्डिहाइड मिल गया। अब इस एल्डिहाइड को फिर से कभी दो एच मिल गए, तो अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बना था, तो एल्डिहाइड के रिडक्शन से तो देखें बात में दम है या नहीं है। ये पाई बॉन्ड में से तो एक बॉन्ड टूटा, एक एच इधर एक एच इधर, क्या बन गया? बढ़िया समझ आ रहा है अब तो या नहीं?
अब एल्कोहल को कभी 2H मिलने तो क्या होना चाहिए? तो अब डबल बॉन्ड तो है नहीं जिसके बाद तोड़ने, अब तो यही तोड़े तो ही बन सकता। बोलो। तो एल्केन से अल्कोहल बनना मुश्किल होता है। ऐसा कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होता है एल्केन से क्या बनाने के लिए। तो मैं इस बात को ऐसे बोल दूँ ये स्टेप डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट का मतलब तगड़ा सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। अल्कोहल को एल्डिहाइड बनाने के लिए कमजोर से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी काम हो जाएगा, और जो काम कमजोर से हो जाएगा वो स्ट्रॉन्ग से तो हो ही जाएगा। बोलो। जो काम कमजोर से हो जाएगा वो ताकतवर से तो हो ही जाएगा। तो अल्कोहल को आसानी से एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, एल्डिहाइड को आसानी से कार्बोक्सिलिक एसिड कर सकते हैं। रिवर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड को आसानी से एल्डिहाइड बना सकते हैं, जबकि हमारे पूरे कोर्स में ना 11th के 12th के ऐसा कोई रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है जो कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्डिहाइड पे रोकता हो, लेकिन कर सकते हैं। एल्डिहाइड से अल्कोहल आसानी से बना सकते हैं, लेकिन अल्कोहल से एल्केन बनाना फिर से ये मैंने ऐसी नंबर 2 में अपनी भाषा बना रखी है। तो एल्केन से अल्कोहल बनाना भी मुश्किल, तो फिर अल्कोहल से एल्केन बनाना भी। आई कुछ सांस वांस। पक्का आ गई ना? अब बस मुझे बता दो एल्केन के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है। अपनी कॉपी में मत झांकना। अल्कोहल से क्या बनता है? एल्डिहाइड से। तो अगर मैं मीथेन का ऑक्सीडेशन कर रहा हूँ कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन पर और 110 एटमॉस्फेयर पर, क्या ये थोड़ा मोटा प्रेशर है? बहुत ज़्यादा है। आपके सिर पे कितना प्रेशर है? बहुत है सर। पढ़ाई का आपको क्या पता, पढ़ाई से ज़्यादा और बहुत सारी कामों का बहुत ज़बरदस्त है कि नहीं? पढ़ाई से ज़्यादा और बहुत सारे कामों का है या नहीं? यस सर, नो सर, सच झूठ में फंस गए, है ना? तो 110 एटमॉस्फेयर तो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होता होगा। मान गए क्या? और जब ये बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होता होगा तो मीथेन का एल्केन का ऑक्सीडेशन मुश्किल था ना? तो बड़ी मुश्किल से बना कौन? बैलेंस करना हो तो ऐसे लगा लेना, बैलेंसिंग की हालांकि कोई वैल्यू नहीं है। आया? अब CH4 को फिर से O2 मिला और इस बार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम पे कौन मिला? MO2O3 यानी मोलिब्डेनम ऑक्साइड। कौन है साहब? कौन है साहब? मोलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम पीरियोडिक टेबल देखना जिसमें नाम लिखे होते हैं एलिमेंट्स के, MO नाम का सिंबल के साथ मिलेगा। कहाँ मिलेगा बताऊं तो क्रोमियम के नीचे मिलेगा। क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन। क्रोमियम तो पता ना, एटॉमिक नंबर 24 वाला D ब्लॉक में, उसके ठीक नीचे मिलेगा। मोलिब्डेनम ऑक्साइड इसके मुकाबले, इस सारे ताम झाम के मुकाबले स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जब इससे स्ट्रॉन्गर है तो इसे एक कदम आगे ले जाएगा। एक कदम आगे क्या? एल्डिहाइड तक।
बोलो हाँ या नहीं। क्या ये भी कोई एल्केन ही है? और इस बार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम पे कौन मिला? CH3COO होल ट्वाइस Mn। Mn कौन होता? मैग्नीज नहीं, मैंगनीज, आदमी गनीज। तो इसका नाम क्या हो गया? मैंगनीज डाइएसिटेट। ये इससे भी तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो एल्केन को कहाँ तक पहुँचा देगा? बोलो समझ गए क्या? दोबारा सुनाऊँ या आ गया? बैलेंस करना ज़रूरी बिल्कुल नहीं है, फिर भी करने का मन हो तो करते चलो। बैलेंसिंग की कोई वैल्यू नहीं है, कोई मार्क्स नहीं है। डन। अब इसमें इसने एक छोटा सा पेंच क्या डाला है? एल्केन्स 2 आएगा मैडम, अभी कर देता। इधर 6H थे, ठीक कह रहे हो? क्या कह रहे हो? आप बताओ, इसका क्या नाम होता है? बोल दो सर। इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ लिया, इक्विलिब्रियम चैप्टर की एक्सरसाइज भी कर लिया आपने। इसका नाम क्या है? सोडियम एसीटेट। तो इसका क्या होगा फिर? मैंगनीज डाइएसिटेट। एल्केन्स विद क्या हो गया भाई? एक सेकंड जी। टर्शरी H, एल्केन्स विद टर्शरी H मतलब CH3 CH3 CH3। तो ये H जिस कार्बन पे लगा है वो टर्शरी कार्बन है क्या? तो ये को अगर कभी KMnO4 मिल जाए, तो ये तो हमने खूब पढ़ा, KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, 10th की ऑर्गेनिक में ही आ गया था। तो ये टर्शरी H KMnO4 से O पकड़कर क्या बना लेता? टर्शरी अल्कोहल। याद आया टर्शरी अल्कोहल? OH जिस कार्बन को छू रहा है वो क्योंकि टर्शरी कार्बन है इसलिए क्या कहलाया? टर्शरी अल्कोहल इसकी फैमिली का नाम है या इस कंपाउंड का नाम है? टर्शरी अल्कोहल इस फैमिली का नाम है या इस कंपाउंड का नाम है? फैमिली का नाम है ना। कंपाउंड का नाम तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल होगा। टर्शरी ब्यूटाइल याद करो, लेमिनेट पेज हो गया। नेक्स्ट इज आइसोमेराइजेशन। आइसोमर्स तो पढ़ लिया हमने, पढ़े या नहीं? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। इस कंपाउंड का नाम बताओ जल्दी से, क्या होगा यूपीएससी ने? हेक्सेन, बिल्कुल सही। 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन हेक्सेन। तो अगर आप इसको एनहाइड्रस AlCl3 के साथ हीट कर देते हैं तो क्या होता है?
इसका फार्मूला C6H14 बनेगा, चेक कर लेना। इसका फार्मूला भी C6H14 ही बनेगा, लेकिन ये कौन, आइसोहेक्सेन क्या? एक स्ट्रेट चेन में एक कोने से दूसरे पर मिथाइल निकला हो तो आइसो, टोटल कार्बन 6। और भी बनाना चाहो और भी बन जाएंगे, जब 2 साइड चेन निकाल दो। तो इनका सबका फार्मूला तो C6H14 ही रहेगा। तो सही मायने में ज़रा याद करके देखो, पीछे हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन में एक वर्ड पढ़ा था, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो रीअरेंजमेंट ही तो हो रहा, एक जगह से हट के चीज़ें दूसरी जगह लग रही है, वैलेंसी सब मेंटेन रखना है, पूरी कर रहे हैं। बोलो। तो इसमें बहुत सारे कंपाउंड, जितने भी आइसोमर्स पॉसिबल हैं सारे बैठ के बनाते रहो, सबका मिक्सचर मिलेगा। तो इसलिए रिएक्शन कभी जनरली पूछते नहीं है। अब अगला है, हाँ जी बोलो, करवा रहा हूँ। सम्यक जी क्या कह रहे हैं आप? हाँ जी, क्या ये एल्केन है? ये कार्बन टर्शरी कार्बन है, और क्योंकि ये टर्शरी कार्बन है तो इसको छूने वाला H टर्शरी H कहलाएगा, क्योंकि H खुद तो कभी एक से ज़्यादा वैलेंसी दिखा नहीं सकता। तो टर्शरी कार्बन को छूने वाले H को ही टर्शरी H कह देते हैं। तो जिन एल्केन्स में टर्शरी H हो, KMnO4 सिर्फ उन्हें ऑक्सीडाइज कर पाता है। और क्या करता है, उस टर्शरी ऑक्सीजन, हाँ जिनमें टर्शरी हाइड्रोजन हो, उस टर्शरी हाइड्रोजन को OH में बदल देता है। तो KMnO4 की दादागिरी सिर्फ कौन से एल्केन्स पे चलती है, या एल्केन्स के कौन से H पे चलती है? वो H जो टर्शरी कार्बन पे जुड़ा हो। ठीक है। अब नेक्स्ट मैडम देखो, ये 6 कार्बन वाला एल्केन है क्या? इसका फॉर्मूला C6H14 बनेगा क्या? अब जब आप इसे एनहाइड्रस AlCl3 से ट्रीटमेंट देते हैं तो इसके अंदर रीअरेंजमेंट्स होते हैं, यानी इसके आइसोमर्स बनते हैं। तो अब जितने पॉसिबल आइसोमर्स बना सकते हो बना दो, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कार्बन रहे। दूसरी बार 1 2 3 4 5, अभी तो सेकंड कार्बन पे लगाया था, आप थर्ड पे लगा दो। ये कौन है? 2 मिथाइल पेंटेन। ये कौन है? 3 मिथाइल पेंटेन। अब ये बताओ 4 मिथाइल पेंटेन भी बना सकता हूँ या नहीं? 1 2 3 4, बोलो। ये 2 मिथाइल पेंटेन, ये 3 मिथाइल पेंटेन और वो 4 मिथाइल पेंटेन या नहीं? सवाल ही नहीं ना, क्योंकि इस बार काउंटिंग इधर से हो जाएगी, तो इसकी तो छुट्टी। अब पकड़ लिया। अब क्या 4 कार्बन की चेन नहीं हो सकती, और 4 कार्बन की चेन में 1 कार्बन पे 2 मिथाइल लग जाए, 4 कार्बन की चेन ऐसे हो जाए 2 अलग अलग पे मिथाइल लग जाए, ये भी तो टोटल C6H14, ये भी 6H14, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो गई या नहीं? तो ये सब बन सकते हैं, ये सब बन सकते हैं। तो क्या बन रहे हैं? सब एक दूसरे के आइसोमर्स हैं नहीं, तो इसलिए मैंने इसको क्या कह दिया? आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। और साथ में बोल दिया कि इसके अंदर रीअरेंजमेंट हो रहा है, तो आप इसे रीअरेंजमेंट रिएक्शन की कैटेगरी में भी डाल सकते हो। नेक्स्ट रिएक्शन इज एरोमेटाइजेशन, जिसे कुछ बुक्स में रिफॉर्मिंग भी कहते हैं। पता नहीं क्यों रिफॉर्म क्या हो रहा है, पता नहीं। रिफॉर्मिंग में तो कुछ दोबारा से फॉर्म होना चाहिए ना। तो ये कौन साहब हैं? बोलो। गंदे से हो गए क्या? ज़्यादा साफ करूं?
गंदे हो गए। कितने सी दिख रहे हैं? 6। अब ये मिथाइल ग्रुप हो गया क्या? मिथाइल। और ये भी मिथाइल हो गया क्या? तो ये हेक्सेन नहीं हो गया? आपने हेक्सेन को इतना घुमा फिरा के क्यों लिख दिया? लेकिन यही तो फील आ रहा है। तो इससे आप Cr2O3 से या MO2O3 से या V2O5 से ट्रीट करिए, हीट करिए 773 केल्विन और 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। क्या होगा? ये H निकल जाएंगे, और ये H निकल गए तो क्या ये डीहाइड्रोजिनेशन हो गया? H2 का निकलना डीहाइड्रोजिनेशन, ये CSC। और ये क्या बन गया? कंपाउंड का नाम, हाँ सर बिल्कुल सही, क्या बन गया? साइक्लोहेक्सेन। इन्हीं कंडीशंस में से इसमें से 3 H2 यानी 6 H और निकल जाते हैं। तो यहाँ मैं इसको साइक्लाइजेशन कह सकता हूँ। डिहाइड्रोजिनेशन के साथ साथ साइक्लाइजेशन। अब 6 H और निकल गए तो ये सारे लुटे पिटे टाइप के ऐसे हो जाएंगे क्या? सबका एक एक H और चला गया। सब दाढ़े मार मार के रो रहे होंगे हमारी एक वैलेंसी शॉर्ट हो गई। बोलो तो अब क्या होगा? अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए करेंगे क्या? अरे ऐसा करते ही कौन सा आप है? तो क्या एरोमेटिक कंपाउंड बन गया, इसलिए हेडिंग एरोमेटाइजेशन रही होगी। ये कौन हो गया? बोलो कितने कार्बन? मिथाइल हेक्सेन क्यों कह रही हो मैडम? हेप्टेन हेप्टेन हेप्टेन। फिर से ट्रीट कर दो। 773 केल्विन 10 to 20 एटमॉस्फेयर। तो मैं सीधा मार रहा हूँ, 2 स्टेप ना दिखा के। टॉलवीन बन जाएगा क्या? क्योंकि रिंग तो 6 ही कार्बन का स्टेबल होता है। 6 से ज़्यादा कार्बन वाला या 5 से कम वाला तो बिल्कुल स्टेबल नहीं होते। हाँ मैडम। CH2 में मैडम आपकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है, थोड़ा तो तेज बोलो। क्या किया? ये निकाला, इसमें से निकाला, सबसे एक एक H और निकाल दिया। 3H2 यानी 6H निकल गए, तभी तो सबका एक एक H उड़ गया। H2 से सब H1 रह गए। फिर सबकी वैलेंसी शांत करने के लिए बीच में पाई बॉन्ड बना दिए, डबल बॉन्ड। अब हर कार्बन के 4-4 बॉन्ड पूरे हो गए। अब ट्रिक समझ जाओ, अगर यहाँ हेक्सेन से हेप्टेन हुआ तो ये हुआ, अगर ऑक्टेन हो गया तो यहाँ C2H5 कर देना और ये इथाइल बेंजीन बन जाएगा। शायद इसलिए कि डाइमिथाइल बेंजीन भी बन सकता होगा, तो पता नहीं, ज़रूरत नहीं, काम चल जाएगा आपका इतने में। चलें। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद स्टीम। ऑब्जेक्टिव पेपर्स में खूब डाली हुई होती है इस रिएक्शन को, बिल्कुल आसान सी होने की वजह से। मीथेन को स्टीम के साथ रिएक्ट करा रहे। स्टीम तो 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होगी। देखना कितना थोड़ा सा टेम्परेचर है, ये 100 डिग्री सेल्सियस है तो भैया बहुत ही ज़्यादा है।
तो ये आपका मिक्सचर ऑफ ये गैसेस बन जाता है। वाटर गैस सुना था क्या? वाटर गैस तो ये मिक्सचर जो है ये फ्यूल का काम कर सकता है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड भी बर्न करती है, पता है। और हाइड्रोजन गैस की तो सुना होगा, हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू है, तो फ्यूल का काम कर सकती है। नेक्स्ट इज पायरोलाइसिस। केमिस्ट्री में जब जब पायरो आता है तो वहाँ उसका मतलब हीट होता है। पायरो मतलब हीट। तो पायरोलिसिस का ही दूसरा नाम क्रैकिंग भी है, और पेट्रोलियम इंडस्ट्री में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये क्रैकिंग। क्रैकिंग का क्या मतलब? कोई बड़ा सा एल्केन लेके, बड़े सा ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन वाला एल्केन लेके उसको स्ट्रांगली हीट करना हाई टेम्परेचर पे। हीट करना और आग लगाना अलग अलग बात होती है क्या? अगर मैं तवे के ऊपर आटा डाल रहा हूँ तो क्या मैं उसे हीट कर रहा हूँ? और अगर मैं फ्लेम के ऊपर आटा डाल रहा हूँ तो मैं उसे, तो हम यहाँ बर्न नहीं कर रहे, हम यहाँ हीट कर रहे हैं। समझ गए? क्योंकि बर्न कर रहे तो फिर तो कंबशन होगी थी ये वाली, आग लग जाती है वहाँ तो सब्सटेंस में। तो हायर एल्केन को स्ट्रांगली हीट करने पर, एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करने पर क्या मिल जाता है? मिक्सचर ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन्स। क्या मतलब? हमें इससे समझ नहीं आ रहा। ये C6H14 है क्या? इसको आपने बहुत स्ट्रांगली हीट कर दिया तो आपको वहाँ दुनिया भर के कंपाउंड्स मिल सकते हैं। कैसे? सुनना। ये है ना हेक्सेन, इन सब पे H लगे होंगे, एक ही लगे होंगे, ज़्यादा लगे होंगे वैलेंसी पूरी करने के लिए। तो मैंने सब नहीं बनाए। जब इतना स्ट्रांगली हीट किया तो ये दोनों H बोले हम निकल रहे हैं यहाँ से, तो इन दोनों के निकलते यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा क्या? और एक तो H2 बन जाएगा, और वो जो बचा वो C6H12 रह जाएगा क्या? C6H12 यानी एल्कीन बन जाएगा क्या? अब आपको यही दो H क्यों हटाए? इनसे आपकी दोस्ती, रिश्तेदारी, लड़ाई कुछ थी? मैंने कहा नहीं, आप ये वाले हटा के हटा दो। अभी ये हटाओगे तो भी हेक्सीन ही बनेगा, लेकिन अब हेक्स-2इन बनेगा, डबल बॉन्ड इन दोनों में आएगा। और ये ना हटा के ये हटाओगे तो हमने उन सबको जनरल लिख दिया C6H12। अब C6H12 में हेक्स-1इन, हेक्स-2इन, हेक्स-3इन सबका मिक्सचर हो सकता है। डन। बोलो, ये हायर एल्केन नहीं है क्या? 6 कार्बन वाला एल्केन था, अब 6 कार्बन वाला एल्कीन बन गया, तो लोअर में सेम कार्बन के नाम पे लोअर दिस सेंस में हो गया कि मॉलिक्यूलर वेट तो उसका कम हो गया, ऐसे समझ लो। अब असली लोअर वर्ड अगली लाइन से समझ आ रहा है। ये बहुत हाई टेम्परेचर होने की वजह से यहाँ से ही टूट गया, तो इधर कितने कार्बन रह गए? 5 कार्बन। तो C5H10 और ये CH3 तो बन के घूमेगा नहीं, उधर से एक H खींच लेगा और क्या बन जाएगा? अब इन्हें ऐड करके देखो, C6H14 बन जाएगा क्या इन्हें ऐड करने से वापस? तो अगर ये यहाँ से ना टूट के यहाँ से टूट जाए तो एक 4 कार्बन का और एक, तो 4 कार्बन का C4H8 और C2H6। और अगर आप थोड़े होशियार होते तो आप मेरे से ये भी कह सकते थे सर C4H10 और C2H4, डबल बॉन्ड इस साइड में आ जाए, वो एल्केन ही बन जाए, क्योंकि इनको और इनको ऐड करने से भी C6H14 बनेगा, और इसको ऐड करने से भी। बोलो, अब ये यहाँ ना टूट के यहाँ से टूट जाए तो एक साइड प्रोपीन और एक साइड प्रोपेन, तो ये सब समझ गए, इसलिए क्या बोला? मिक्सचर ऑफ। अब इन सब में तो कम कम कार्बन ही है, तो इसलिए उसने बोल दिया मिक्सचर ऑफ। समझ गए? इस रिएक्शन के बारे में एनसीईआरटी में बस इतना छपा है कि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है।
यानी इस रिएक्शन के दौरान फ्री रेडिकल्स बनते हैं। ठीक है, अब आपकी बुक ने ए स्पेसिफिक एग्जांपल दिया हुआ C12 है तो H26 कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल में ये वाला एल्केन होता है और जब आप उसे स्ट्रांगली हीट करते हैं तो क्या होता है वहाँ C7H14 और 16, तो बचा 5 C5H10। आप 7 के बाद भी छोड़ रहे हो, कहीं से भी तोड़ लो मिक्सचर मिलेगा। मैंने ऐसे 7 पे अब यहाँ आपने C7H14 बना दो तो यहाँ C5H12 बनेगा। बोलो हाँ या नहीं। तो अब आपने 7 के बाद भी छोड़ा, आप 7 के बाद भी छोड़ रहे हो, 6 के बाद छोड़ दो तो इधर भी 6 इधर भी 6, 10 के बाद छोड़ दो तो एक साइड 10 एक साइड 2। समझ गए। डन। अब याद है आपको हमने एक वर्ड पढ़ा था स्टीरियो आइसोमर्स। और स्टीरियो आइसोमर्स में मैंने आपको 3 वर्ड बताए थे। एक तो बोला था कन्फर्मर्स, एक बोला था ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और एक वर्ड बोला था ऑप्टिकल आइसोमर्स। इन्हें आप कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स भी कह सकते हैं, रोटामर्स या रोटेशनल आइसोमेरिज्म भी कह सकते हैं। समझ आ रहा है क्या? नाम समझ में आ रहे हैं क्या? इनमें क्या होता है वो नहीं मैंने समझाया अभी। रोटामर्स ROTAMERS रोटामर्स, उन्हीं का दूसरा नाम रोटेशनल आइसोमर्स, रोटेशनल से बना रोटामर्स। कन्फर्मर से कन्फर्मेशनल, कन्फर्म की स्पेलिंग ध्यान रखना, ओ है यहाँ पे, वो वाला नहीं है FIRM वाला। ठीक है, बोलो। CC सिंगल बॉन्ड कैन अंडरगो रोटेशन which is not entirely free, require small amount of energy। बिल्कुल मुफ्त नहीं है, उसको थोड़ी सी एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो एक दूसरे में बदलने के लिए, एक को दूसरे में बदलने के लिए एनर्जी बैरियर, एनर्जी की रुकावट ऑफ 1 to 20 किलो जूल पर मोल, यानी 1 मोल रोटेशनल आइसोमर को किसी दूसरे रोटेशनल आइसोमर में बदलने के लिए 1 से लेके 20 किलो जूल तक की ज़रूरत पड़ सकती है। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा ना? ये बात तो यहीं से शुरू हुई ना, इससे ऊपर तो सब समझ में आ रहा। तो मैंने समझाया कहाँ, मैं तो ऐसे ही इंग्लिश लिखा रहा था आपको। फिर तो ठीक है। बस जाते हुए देख जाओ, यहाँ आपकी आँख है, आँख, और यहाँ से आप इसे ऐसे देख रहे हो। तो ये C है, इस पे 3 H है। तो जब आप इसे यहाँ से देख रहे होंगे तो ये C ठीक इसके पीछे आ रहा होगा, और ये CH ठीक इसके पीछे आ रहा होगा, ये इसके पीछे आ रहा होगा, और ये इसके पीछे आ रहा होगा। तो क्या आपको कुछ लग रहा?
चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, चांद के आगे सूरज या सूरज के आगे चांद। या आया क्या कुछ याद? हाँ या नहीं? आ गया। और अब फिर से यहीं से देखो, तो इस सी के ठीक पीछे ये सी होगा, वो तो दिखेगा नहीं, लेकिन आगे के तीनों एच और पीछे के तीनों एच दिख रहे होंगे क्या? इसको क्या कहते हैं? स्टैगर्ड, STAGGERAD। इसको इसमें बदलने के लिए क्या घुमाया होगा ऐसे पकड़ के? इस कार्बन पे तो उंगली रख के फंसा दो, यहीं रोक दो, इस वाले को घुमा दो तो घूम के नीचे आ गया। तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड के अबाउट रोटेशन हो रही है इस वाले बॉन्ड के अबाउट, तभी तो ये से बदला। तो समझ आ गया, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में रोटेशन हो सकती है, लेकिन इसे रोटेट करने में कुछ पैसे लगेंगे, यानी एनर्जी लगेगी, जो 1 से 20 हो सकती है। और मान लीजिए आपको हमें तो अभी भी कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने समझाया कहाँ है, मैं तो कल दोबारा समझाऊंगा 3D फिल्म दिखा के। थ्री डी वीडियो देख के तो समझ में आ जाएगा।